हेलो गाइस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वार कॉन्स्ट और लेट के ऊपर डिफरेंसेस को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को या फिर उस लेक्चर को ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने लेट और वार कॉन्स्ट में डिफरेंस बताया था, पर शायद मैं वहाँ पर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना भूल गया था, जिसके कारण मैंने ये लेक्चर फिर से रिकॉर्ड किया हुआ है। तो वार लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंसेस में आप ये भी एक पॉइंट जो है, जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो कि हमारा पॉइंट है, वार लेट और कॉन्स्ट में स्कोप क्या होता है। स्कोप मतलब कि वार लेट और कॉन्स्ट के अगर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसको मतलब सिंपली कि आप कहाँ कहाँ उसको एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल सा। तो हमारे पास दो प्रकार के स्कोप होते हैं सिंपली से। अगर आपको बताऊं तो दो स्कोप सिंपल सा, एक होगा हमारा फंक्शनल स्कोप, दूसरा होगा इफ और ब्लॉक स्कोप। मतलब कि ब्लॉक स्कोप का मतलब ये होता है कि करली ब्रेसेस से अगर हम लोग कुछ लिख देते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप कहलाता है। और उस ब्लॉक स्कोप को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक फंक्शन का ब्लॉक स्कोप और दूसरा हो गया कंडीशनल ब्लॉक स्कोप। कंडीशनल ब्लॉक स्कोप मतलब कि इफ़ और एल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बना के रखी हुई है, जिसमें आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्कोप सेटिंग है। और वॉर के बारे में बात करें तो वॉर में केवल हमारा एक प्रकार का स्कोप काम करता है, जो कि है फंक्शनल ब्लॉक स्कोप। मैंने यहाँ फंक्शन स्कोप लिखा है, तो आप समझ जाइएगा कि फंक्शन भी जब हम लोग लिखते हैं तो करली ब्रेसेस हम लोग लगाते हैं। तो करली ब्रेसेस जो होता है वो एक ब्लॉक स्कोप कहलाता है। तो फंक्शनल ब्लॉक स्कोप केवल काम करता है वॉर वेरिएबल में हमारा। लेट टाइप का अगर आपने वेरिएबल लिया है तो वहाँ पर आपका इफ़ का भी ब्लॉक स्कोप होगा और फंक्शनल का भी ब्लॉक स्कोप वहाँ पर बनेगा, और दोनों हमारे वो काम करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस हमारा कॉन्स्ट के लिए भी होता है। मतलब कि लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो दोनों हमारे सेम होते हैं, बस वॉर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, बट अभी हम लोग जब इसको कोडिंग में देखेंगे तो वो पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर कोडिंग में हम लोग इसको समझ के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट का एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पर कोड ऑटोमेटिक मेरा सेव होता रहेगा, और अगर आप उस कोड को देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर हमारे इस यूआरएल पे विजिट करके आप उस कोड को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉर जो वेरिएबल टाइप है उसका स्कोप कहाँ कहाँ डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं और पहले एक वॉर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉर काउंट इक्वल टू 15। मैंने क्या किया, मैंने एक वॉर का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका वेरिएबल टाइप हमारा वॉर था, और वेरिएबल का जो नेम है वो काउंट है, और यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो हमारी 15 है। फिर हमने क्या किया, हमने एक फंक्शनल स्कोप बनाया। फंक्शन एक मैंने बनाया FUNCTION फंक्शन, और मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सा काउंट फंक्शन, और मैंने इसमें करली ब्रेसेस लगाया। और फिर मैंने क्या किया कि जो वॉर हमने वेरिएबल बनाया हुआ था काउंट नाम का, इसको हमने इस फंक्शन के अंदर बना दिया अगेन से, और मैंने इसकी वैल्यू अब केवल यहाँ डिफाइन कर दी 25। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाया, और करली ब्रेसेस के अंदर जी मैंने अगर एक लाइन लिखी तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक ब्लॉक स्कोप बन गया। अब ये ब्लॉक स्कोप कैसा है, तो चूंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है तो ये फंक्शन ब्लॉक स्कोप है हमारा। सिंपल सा कह सकते हैं फंक्शनल ब्लॉक स्कोप। इसी प्रकार मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा। कंडीशनल स्टेटमेंट डेट में मैंने एक इफ जो कंडीशन होती है मैंने उसको लगाया, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया ट्रू। और फिर इसमें भी हम लोग करली ब्रेसेस लगाते हैं। अगर आपको पता होगा इफ एल्स जो भी हम लोग यूज करते हैं वहाँ पर करली ब्रेसेस लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल को उठाया और इस वेरिएबल को उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और इसकी वैल्यू को हमने अपडेट कर दिया 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू को पुट किया, वॉर वेरिएबल को डिक्लेयर किया दिया अगेन। तो ये भी हमारा एक ब्लॉक स्कोप क्रिएट हुआ, लेकिन ये कौन सा ब्लॉक स्कोप है, ये इफ का हमारा ब्लॉक स्कोप बन गया हमारा। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और फिर मैंने क्या किया, नीचे कंसोल को प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर काउंट लिखा।
अब सिंपल सा मैं आपसे कहता हूँ, इस कोड को आप अपने मन में एग्जीक्यूट करके देखिए और आइडेंटिफाई करके देखिए कि ये कोड हमें क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो मैं वॉर में इसको, इन कोड को थोड़ा सा मैं अभी इस 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ और मैंने इसको कट कर लिया कोड को। और मैं सिंपल सा मैं यहाँ पर अगेन में काउंट इजकल टू 25 लिखा। अगेन मैंने वॉर डिक्लेयर किया, काउंट इजकल टू मैंने 30 लिख दिया। और मैं इसको एक बार कंसोल कराता हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर की वीडियो देखी होगी लेट वॉर कॉन्स्ट में, तो मैंने वहाँ पर सिंपली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वॉर कैसे वर्क करता है। तो मैंने सिंपल सा मैंने अभी आपको समझाने के लिए ये कोड लिखा हुआ है, जो कि मैं पहले ही लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर पूछूँ अगर आपसे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपने देखा कि सबसे पहली लाइन में हमने लिखा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कोड ऊपर से नीचे रन करता है, तो हमने देखा कि वार टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम काउंट रखा और उसमें वैल्यू हमने असाइन कर दी 25। तो वार को हम लोग फिर से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने फिर से काउंट नाम का वेरिएबल फिर से डिक्लेयर किया और उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी 30। तो अब क्या होगा कि पहले 25 स्टोर था, अब काउंट में जाकर 30 स्टोर हो जाएगा। और अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आपको 30 यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, क्योंकि वार में हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब मैं इस कोड को हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा आसान बना रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। और मैंने यहाँ पर अपना जो कोड मैंने कट किया था, मैंने उसको अगेन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था वॉर का, वार टाइप का, जिसका वेरिएबल का नाम काउंट था, उसमें वैल्यू 15 स्टोर थी। फिर हमने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या था, काउंट फन नाम का मैंने फंक्शन बनाया। इसमें काउंट नाम के वेरिएबल को अगेन मैंने डिक्लेयर किया, फिर से रीडिक्लेयर कर दिया और इसमें वैल्यू मैंने स्टोर करी 25। फिर मैंने एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जो कि हमेशा ट्रू होगा, कोड जब भी चलेगा तो हमेशा हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे और काउंट की वैल्यू जो है वो 20 स्टोर हो जाएगी। और फिर मैंने एक फंक्शन जो ऊपर बनाया था, इसी फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो काउंट लिखा हुआ है इसकी क्या वैल्यू बनेगी या फिर इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो हमें पता है कि कोड जावास्क्रिप्ट में ऊपर से नीचे रन करता है। तो हम लोग अपने मन में क्वेश्चन जो दिया है मैंने आपको, इसको पहले हल करके देखते, सॉल्व करके देखते कि क्या आएगा वैल्यू। तो सी, पहले हमने क्या किया था, काउंट में 15 वैल्यू स्टोर की। तो अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर है, 15 वैल्यू स्टोर हो गई काउंट में। तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्या लिखा हुआ, फंक्शन लिखा हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जो फंक्शन होता है जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं करेगा। तो ये अभी हमारा जो लाइन लिखी है 6, 7, 8, ये हमारी किसी काम की नहीं है। फिर हम लोग आते हैं आगे। आगे हम लोग देखा कि इफ़ ट्रू इजकल टू वॉर काउंट 20 लिखा हुआ, मतलब क्या है, हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। तो हम जानते हैं इफ जो होता है वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो हम लोग इफ के अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज हम लोग एल्स वाले में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा, वॉर काउंट इजकल टू 20, मतलब क्या, पहले काउंट की वैल्यू 15 थी। ये वाला फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया। हम लोग ने अब किस पे आगे, इफ वाले ब्लॉक में आगे, जो कि इफ के अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे। और जो पहले वैल्यू 15 थी अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ओके गाइस, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि ये इफ ब्लॉक पूरी तरीके से रन कर गया। अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या हुआ होगा, याद रखिए अभी हमारी वैल्यू क्या स्टोर हो चुकी है, यहाँ पर 20 स्टोर हो चुकी है। जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो आपको दिखेगा कि हमने क्या किया कि वॉर काउंट इज करो 25 किया। तो आपको, आप कहेंगे कि अब पहले वैल्यू 20 स्टोर थी, अब वैल्यू स्टोर हो गई होगी 25। तो हमें लग रहा है कि वैल्यू जो है वो 25 स्टोर होके आ गई होगी। और काउंट यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, आंसर 25 हमें प्रिंट करके देगा। तो क्या आपको ये लगता है कि आंसर 25 आएगा, तो बिल्कुल भी 25 नहीं आएगा। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। सी, मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट हो गया है, 20। ऐसा क्यों हुआ, जबकि यहाँ पर जो वैल्यू है, कोड को मैंने ऊपर से नीचे रन कराया पूरा, तो लास्ट वाली जो लाइन प्रिंट हुई है या फिर लास्ट वाली लाइन जो एग्जीक्यूट हुई है वो तो वॉर इजकल टू 25, काउंट में 25 स्टोर होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं स्टोर हुआ। तो सिंपल सा इसका आंसर है, जो मैंने अभी पीपीटी में आपको एक्सप्लेन किया था कि वॉर टाइप का जो वेरिएबल होता है वो फंक्शनल स्कोप को रखता है। फंक्शनल स्कोप मतलब कि
कि ये var जो है वो केवल इस अंदर वाले करली ब्रेसेस या फिर फंक्शन के लिए केवल ये काम करेगा। ये बाहर वाले अगर वेरिएबल जो हैं उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा। तो स्कोप का मतलब ही होता है कि उसका जो पावर है वो कहाँ तक आप उसको ले जा सकते हो। तो जो हमारा लाइन नंबर 7 वाला जो काउंट है वो केवल इस करली ब्रेसेस तक केवल एक्सिक्यूट होगा, बाहर वाले को वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस कारण हमारे जो ये लाइन लिखी हुई है वॉर काउंट इक्वल टू 25, ये हमारे जो काउंट जो हमारा 20 हो चुका था उसको वो ओवरराइट नहीं कर पाएगा। सो इस कारण हमारा केवल आंसर 20 लिख के आ गया था। तो ये सिंपल सा स्कोप जो कि मैंने आपको बताया कि फंक्शनल स्कोप केवल काम करता है वॉर में, और इफ वाला जो ब्लॉक होता है वो काम नहीं करता है। अब बात करते हैं लेट के लिए। तो सिंपल सा है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार पूरा हम, और इसको हम लोग रन कराते हैं लेट के लिए कि लेट वेरिएबल अगर होता है तो उसके लिए हमारी वैल्यू कैसे रन करेगी। तो मैं जल्दी से इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ वॉर स्कोप, और फिर ऊपर हमने यहाँ से चालू किया लेट स्कोप, और मैंने अपना पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो सी जहाँ जहाँ हम लोग ने वॉर लिखा था उसको मैं अब लिख दे रहा हूँ लेट। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, वॉर लिखा था मैं इसको लिख दे रहा हूँ लेट, और फिर यहाँ पर आते हैं इसको भी लिख देते हैं लेट, और ये फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर वैल्यू चेक करें। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हम लोग सबसे ऊपर से लाइन प्रिंट करते हैं लेट काउंट इक्वल टू 15, मतलब कि हमारा जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसमें 15 स्टोर हो गया। फंक्शन में बात करते हैं, जी हमने फंक्शन बनाया है तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग आगे इफ़ के अंदर हमने देखा कि एक वेरिएबल फिर से डिक्लेयर है जिसका नाम है काउंट, जिसे हम लोग पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हैं, और उसका टाइप क्या है, हमारा लेट टाइप का हमारा वो वेरिएबल बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि लेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, री डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर ये वैल्यू री डिक्लेयर कर रही है तो यहाँ पर इसका अपना एक अलग स्कोप बना होगा, तभी ये यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अगर अलग स्कोप नहीं बना होगा तो ये हमें यहाँ पर एरर दिखा देगा। फिर हमने क्या किया, फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर आ गए, तो अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं काउंट नाम का। तो हमने कहा कि काउंट नाम का तो पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं, और लेट में हमें पता है कि वेरिएबल को री डिक्लेयर नहीं कर सकते बट री असाइन कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये वाला लाइन जो है अगर वो एग्जीक्यूट अगर होगी तो इसका मतलब क्या है, वो केवल इसी ब्लॉक के अंदर रहेगी, वो बाहर वाले को टच नहीं करेगी, मतलब कि वो उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसको प्रिंट कराते हैं और देखते हैं आंसर क्या आएगा। क्या 15 आंसर आएगा, कि 25 आंसर आएगा, कि 20 आंसर आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा केवल 15। तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं 15 आंसर है। इसका मतलब क्या है कि ये लेट जो काउंट नाम का वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसमें केवल 15 स्टोर है। मतलब क्या है कि काउंट में 25 ओवरराइट नहीं हुई वैल्यू, काउंट में 20 वैल्यू ओवरराइट नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि लेट ने अपना फंक्शनल स्कोप भी संभाल के रखा हुआ है, और इफ का जो स्कोप होता है उसने उसको भी संभाल के रखा हुआ है। मतलब इस स्कोप के अंदर पूरा जो काउंट की वैल्यू है वो 25 काम कर रही होगी, और इस इफ के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू होगी वो 20 वर्क कर रही होगी। मतलब अगर आप यहाँ पर अंदर कोई और भी कोड लिखते हैं तो वहाँ पर 20 प्रिंट होके आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इफ़, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन सा हमारा काउंट काम किया है। तो काउंट इजकल टू 20 कर दिया। फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पर लिख दिया fun, और यहाँ पर मैंने काउंट नाम को प्रिंट कराया। तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर वाली ये लाइन चलेगी 7 नंबर की लाइन। फंक्शन हमारा कोई किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। फिर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट आया, इसके अंदर काउंट इजकल टू 20 वैल्यू हमने स्टोर करी और उसको प्रिंट कराया। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमारा ये वाला कोड अब एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये सबसे काउंट नाम का वेरिएबल को कंसोल कराने की कोशिश करिए। रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा हमारी 16 नंबर लाइन, मतलब इफ वाला जो कंसोल है वो प्रिंट होगा। फिर हमारा प्रिंट होगा 11 नंबर की लाइन फंक्शन वाला कंसोल। फिर हमारा लास्ट में प्रिंट होगा काउंट 15। तो चेक करते हैं क्या यही आंसर हमारा आएगा। तो सी पहले सबसे पहले प्रिंट हुआ इफ वाला जिसकी वैल्यू 20 है।
फिर फंक्शन वाला कंसोल प्रिंट हुआ जिसकी वैल्यू 25 है, फिर अंदर हमारा प्रिंट हुआ लास्ट में 15। तो आपने देखा कि लेट वाला जो हमारा स्कोप होता है वो फंक्शन का अपना अलग स्कोप होता है, इफ़ का हमारा एक अपना अलग स्कोप होता है। जबकि वॉर टाइप का जो वेरिएबल था उसमें केवल एक ही प्रकार का स्कोप बन रहा था जो कि हमारा क्या था, फंक्शनल स्कोप। तो सिंपल सा है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम प्रोसेस हमारा कॉन्स्ट के लिए भी काम करता है। तो मैंने यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लिया, इसको कमेंट कर देते हैं जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लेट को चेंज कर देता हूँ कॉन्स्ट में, जहाँ जहाँ लेट लिखा होगा कॉन्स्ट, यहाँ पर फिर नीचे भी मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्स्ट या। तो गैस अब हमारा आंसर क्या आएगा, तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें आंसर जो हमारा लेट के केस में आया था वही आउटपुट हमें अगेन मिलेगा। तो मैं इसको रन करा के देख लेता हूँ। तो सी कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आया, मतलब क्या, काउंट नाम का एक हमने जो बाहर वेरिएबल बनाया था वो ग्लोबल में डिफाइंड हो गया है। फंक्शन के अंदर जो हमने काउंट बनाया वो केवल फंक्शन के अंदर वर्क करेगा, वो हमारा बाहर वाले ग्लोबल जो वेरिएबल है उसको कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा। इफ के अंदर जो हमने काउंट टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है वो केवल इफ के अंदर रन करेगा, बाहर हमारा काउंट को डिक्लेयर नहीं करेगा या फिर काउंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये हमारा तीन अलग अलग स्कोप हमारे यहाँ पर बन गए हैं। तो कॉन्स्ट में हमारा फंक्शनल स्कोप और इफ का स्कोप भी काम करता है, लेट में भी हमारा फंक्शनल स्कोप और इफ का स्कोप काम करता है, जबकि वॉर में केवल फंक्शनल स्कोप काम करता है, इफ का स्कोप काम नहीं करता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर अपने पीपीटी में लिखा है, जिसको आप देख के पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर डीएसए के या फिर बेसिक नॉर्मल जो जो क्वेश्चंस होते हैं मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, और इसमें आपके लॉजिक्स और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।